नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति योगी और स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य, जो कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि है अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। ठीक है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। उससे पहले अपन ने पढ़ा है हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, और अब अपन आ जाते हैं अपभ्रंश आर्य भाषा की। ठीक है, तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट भाषा। व्याडी, पतंजलि, हेमचंद्र और दंडी आदि प्रमुख भाषा शास्त्रियों की व्याख्या से प्रतीत होता है कि जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हुए हो उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश कहा जाता है, उसे ही भ्रष्ट या अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन भाषाओं की तीसरी और अंतिम अवस्था का नाम है। इसका समय पाली और प्राकृत के बाद लगभग 500 ईस्वी में आरंभ होता है। इसका समय कौन सा था? पाली और प्राकृत के बाद लगभग 500 ईस्वी में आरंभ हुआ। पाली और प्राकृत के बाद में, और कब? 500 ईस्वी में। ठीक है, तथा लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी में यह पुरानी हिंदी में पर्यवसित हो जाती है और पुरानी हिंदी से आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है। फिर आ जाते हैं अपन अपभ्रंश के अध्ययन के स्रोत। अपभ्रंश के अध्ययन के स्रोत। अपभ्रंश की पहचान के लिए आधुनिक भाषा का विज्ञान के पास कई स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ शिलालेख के रूप में हैं और कुछ साहित्यिक रचनाओं के रूप में। 8वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य के विकास में पूर्वी प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश मिलती हैं। बाद के समय में बौद्ध, राशो तथा विशेषकर जैन साहित्य की रचनाओं में अपभ्रंश के प्रयोग के उदाहरण दिखाई देते हैं। इनमें महापुराण, जसहचर्यु, फिर है नाय कुमार चर्यु, जिनदत्त कहा, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। कालिदास के नाटकों में भी निम्न वर्ग के पात्र इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अध्ययन के स्रोत। फिर आ जाता है विकास प्रक्रिया से जुड़ा विवाद। इसकी विकास प्रक्रिया से जुड़ा विवाद। तो अपभ्रंश के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इस भाषा का विकास केवल संस्कृत की परंपरा में हुआ है या विदेशी तत्वों का प्रभाव भी इसके विकास की प्रक्रिया में शामिल है। पाली में प्राकृत का विकास मुख्यतः संस्कृत की देशीय परंपरा में ही हुआ है, किंतु अब यह बात स्वीकृत है कि अपभ्रंश के विकास में संस्कृत की देशीय परंपरा के साथ साथ कुछ बाहरी प्रभाव भी शामिल रहे हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में गुज्जर, आभीर और जाट आदि समूह बसने लगे थे जो संस्कृत की परंपरा में दीक्षित नहीं थे। उनकी भाषा को और भी आरंभ में भ्रष्ट समझा गया और धीरे धीरे उनकी भाषा पर शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव पड़ा तथा उनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा के नज़दीकी आने लगी। सत्ता प्राप्त होने पर यही नए समूह राजपूत कहलाने लगे तथा इनकी भाषा तीव्र गति से विकसित होकर राजभाषा व साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश का संबंध इसी प्रसिद्ध भाषिक परंपरा से माना जाता है। फिर आ जाता है अपभ्रंश भाषा या भाषिक विकास की स्थिति। अपभ्रंश भाषा या भाषिक विकास की स्थिति। अपभ्रंश के संबंध में एक अन्य विवाद यह भी है कि यह अपने आप में एक विशेष भाषा है। यह अपने आप में एक विशेष भाषा है या भाषिक विकास की एक स्थिति। इन दोनों में अंतर यह है कि यदि यह भाषा है तो एक निश्चित समय और स्थान में इसका विकास दिखना चाहिए, और यदि यह भाषा विकास की स्थिति है तो हिंदी क्षेत्र की प्रत्येक प्राकृत के बाद अपभ्रंश की स्थिति आनी चाहिए।
पहली स्थिति में अपभ्रंश एक भाषा होनी होगी, जबकि दूसरी स्थिति में सभी प्राकृतों के बाद एक एक अपभ्रंश होगी। सुनीति कुमार चटर्जी और विद्वानों सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट माना है कि अपभ्रंश एक भाषा नहीं, भाषिक विकास की केवल एक स्थिति है और 6ठी से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश अवस्था देखी जा सकती है। दूसरा मत यह है कि अपभ्रंश हिंदी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भूभाग की भाषा थी और समकालीन भाषा विज्ञान मानते हैं कि प्रारंभ में अपभ्रंश का विकास उत्तर पश्चिमी भूभाग में ही हुआ होगा, किंतु राजभाषा और साहित्य भाषा बनने के बाद इसका प्रभाव पूरे हिंदी क्षेत्र पर पड़ा होगा। इस प्रक्रिया में अपनी निजी परंपरा तथा इस बाहरी प्रभाव से मिलकर प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश अवस्था पैदा हुई होगी। इस मत के भी वह अपवाद हो सकते हैं, किंतु आम तौर पर इस मत को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। ये क्या हो गया, इसकी विकास और स्थिति हो गई। अब अपन आ जाते हैं अपभ्रंश की भाषा संबंधी विशेषताएं। अब इसकी भाषा संबंधी विशेषताएं, तो पहली है ध्वनि संरचनाएं। अब ध्वनि संरचना के अंदर पहला जाता है अपना के। अपभ्रंश में प्रयुक्त होने वाले स्वर इस प्रकार है अपभ्रंश में, तो जैसे कि पहला हो गया ह्रस्व स्वर, तो जैसे कि ए, ई, उ, ए, औ। फिर है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, तो ए से आईडी वाला और औ से औरत वाला नहीं मिलते, क्योंकि पाली में ही वे ए और ओ हो गए थे। पाली भाषा में ए और ओ हो गए थे। फिर है री का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं था, उसका उच्चारण सामान्य री की तरह हो गया था। तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग चलता रहा था, किंतु सामान्य शब्दों में इसका रूपांतर ए, ई, उ और ए के रूप में होने लगा था। उदाहरण जैसे कि कृष्ण, कणह, ऋतु, उतु, मृत्यु, मितु, ग्रह, गेह, ऋण, तो ऋण। तो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे कि कुछ शब्दों के अंदर कुछ स्वर का जैसे कि रूपांतरण हो गया ए, ई, उ, ए करके, ठीक है। फिर गेह अपभ्रंश अपनी प्रवृत्ति में उकार बहुला भाषा के रूप में विकसित हुई है। इस दृष्टि से बहुत से शब्द उकारांत होने लगे, जैसे मन तो मनु हो गया, कारणु हो गया, जैसे कि उबार बहुला उ हो गया, चल तो चलू हो गया और अंग तो अंगू हो गया। फिर है अनुनासिकता के संबंध में 3 तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कहीं कहीं स्वरों के अनुनासिक रूप विकसित होने लगे, जैसे चल ही तो चल ही, पक्षी तो पांखी, ये क्या हो गए, अनुनासिकता हो गए। फिर है जैसे अब अनुनासिकता का एक ये हो गया। फिर है कभी कभी शब्दों में अकारण अनुनासिकता आने लगती है, जैसे अश्रु तो अंशु, वक्र तो वंक। फिर तीसरा है कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ अनुनासिक शब्द अनुनासिकता से रहित हो गए। इस प्रवृत्ति को निर्नुनासीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सिंह तो सी है, विशंति तो विष। फिर है व्यंजनों के सहयोग, फिर गे के बाद में है अंगे। व्यंजनों के सहयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजन सहयोग के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसे स्वर भक्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्वर भक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर परदेश तो परदेश, मर्यादा तो मर्याद। फिर है क्रिया तो किरिया। क्या हो गया, पूरा एक इसका कहने का मतलब ही यही है कि व्यंजनों के संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजन संयोग के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया, जैसे कि स्वर लाने की, तो जैसे कि जिसके अंदर आधा स्वर मिलाते हैं, जैसे कि परदेश, तो उसके क्या परदेश हो गया पूरा वो चीज़। फिर है च, कई शब्दों में स्वर लोप होने लगा। आमतौर पर या तो आरंभिक स्वर लोप हो गया या फिर अंतिम स्वर लोप, जैसे कि अरण्य तो रण, लज्जा तो लाज। अपभ्रंश की व्यंजन माला इस प्रकार है, क ख ग च छ ज ज ट ठ ड ढ अण त थ द द प फ ब भ में य र ल व से और है। और इसी सूची से, और यही अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है।
पाली के अंदर जैसा कि हिंदी के अंदर, ये सब अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। फिर अपभ्रंश में तेजी से अत्यंत व्यंजन लुप्त होने लगे। वैसे यह प्रक्रिया पाली प्राकृत से ही चली आ रही थी। उदाहरण के तौर पर जगत तो जग, पश्चात पच्छा, महान तो महा, तो ये पहले, वैसे तो ये सब अपन ने पहले पाली और प्राकृत के अंदर भी पढ़ लिए हैं, पर फिर भी और वापस आ रहे हैं। और अगर आपको, जैसे आपने अगर ये मेरा पाली भाषा और प्राकृत भाषा का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा करवा रखा है, पाली भाषा प्राकृत भाषा पूरा पेपर स्टार्टिंग से सिलेबस के साथ करवा रखा है, ठीक है। फिर आ जाता अपना संयुक्त व्यंजन प्राय समाप्त होने लगे। इससे अंतस्थ व्यंजनों य र ल व की अत्यधिक क्षति हुई तथा इनके साथ के व्यंजन का द्वित्वीकरण होने लगा। जैसे चक्र तो चक, धर्म तो धम, कर्म तो कम। फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजनों में निम्नलिखित परिवर्तन भी दिखते हैं। क्षय तो खक, द्राक्षा तो दाखो, फिर है दय तो जय, अध्यय तो अज, फिर है ज्ञ तो ण, अज्ञानी तो अणाणी, फिर है तय तो सच, तो सत्य तो सच, चय हो जाता है सत्य तो सच। फिर है शब्द के बीच में आने वाले व्यंजनों में काफ़ी परिवर्तन हुए। अल्प प्राण व्यंजन क, ख, च, ज, त, द आदि ए, अथ, ये में परिवर्तित हो गए। वचन वयण, नगर णयर, कोकिल कोअल। शब्द के मध्य में आने वाले महाप्राण व्यंजन जैसे ख, ग, थ, द और बे आदि ह में रूपांतरित हो गए। जैसे रुधिर रुहिर, मुख मुहे, दधी दही। तो ये अपना पहला कंप्लीट हो गया। अपन दूसरे पे आ जाते हैं, अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना। तो अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना के अंतर्गत संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण, काल, सर्वनाम तथा क्रियाएं आदि तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, विशेषण सब अपन ने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है इसका दूसरा का क्या है, संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। सरलीकरण की प्रक्रिया अपभ्रंश के संज्ञा रूपों में कई प्रकार से चलती रही। इस संबंध में 3 तरह के नए प्रयोग इस काल में दिखते हैं। तो पहला है, बहुत से ऐसे प्रयोग होने लगे जिनसे किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता था। इन्हें निर्विभक्ति प्रयोग कहते हैं। इनके अंतर्गत शब्दों को केवल प्रातिपदिक के रूप में व्यक्त किया जाता था या एक ही विभक्ति से कई कारकों का काम लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर अपभ्रंश में ही प्रत्यय से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों का काम लिया जाता था। फिर है जो प्रयोग सविभक्तिक थे उनमें से सरलीकरण हुआ। और इस संबंध में सबसे पहले यह हुआ कि सारे प्रातिपदिक स्वरांत हो गए। जैसे जगत तो जग, महान तो महान। इसके बाद अगली स्थिति यह आई कि प्रातिपदिक के अंत में स्वर चाहे कोई भी हो, उसका रूपांतरण अकारांत शब्दों की तरह होने लगा। इसके अतिरिक्त विभक्ति रूप जो संस्कृत में 8 थे, अपभ्रंश में 3 रह गए। एक है कर्ता, कर्म और संबोधन के लिए एक रूप, करण व अधिकरण के लिए एक रूप और संप्रदान, अपादान और संबोधन कारक के लिए एक रूप। कितने रह गए? 3 रह गए। तो इसी प्रकार अपभ्रंश में किसी एक संज्ञा के एक लिंग में केवल 6 रूप बचे, जो पाली प्राकृत में प्राय 12 थे और संस्कृत में 24 थे। इसी प्रकार एक और सरलीकरण यह हुआ। और इसी प्रकार अपभ्रंश में कितने बचे? सिर्फ एक। वो पाली और प्राकृत में 12 थे और संस्कृत में 24 थे। फिर है ई। अपभ्रंश में ही पहली बार प्रसर्गों का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ। वियोगीकरण या सरलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इस काव्य में विकसित हुए प्रमुख प्रसर्ग हैं कर्म कारक के लिए ही, संप्रदान के लिए तेहि और संबंध के लिए संबंध कारक के लिए का विकास इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह वर्तमान युग तक हिंदी में यथारूप प्रचलित है। फिर है वचन व्यवस्था।
संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर अपभ्रंश में 2 वचन मिलते हैं। द्विवचन के सारे शब्द बहुवचन में शामिल हो गए और इससे भाषा जटिलता काफ़ी कम हो गई तथा बड़ी संख्या में अनावश्यक शब्द भाषा से अलग हो गए। संस्कृत के 3 वचन थे और इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। फिर आ जाता है अपना लिंग व्यवस्था। वचन व्यवस्था हो गया, लिंग व्यवस्था। संस्कृत में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के अतिरिक्त नपुंसकलिंग का प्रयोग भी होता था संस्कृत में, जबकि हिंदी के विकास की प्रक्रिया में नपुंसकलिंग लुप्त होने लगा और नपुंसकलिंग शब्द प्राय पुल्लिंग में शामिल होने लगा। संस्कृत में तीनों का प्रयोग हो जाता, तीनों लिंग का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। परंतु हिंदी के अंदर ये सब मतलब कि जो तीसरा है नपुंसकलिंग का मतलब ये पूरा लुप्त होने लगा और ये किसके साथ में आने लगा? पुल्लिंग में शामिल होने लगा। ये प्रक्रिया पाली प्राकृत से ही तेजी से शुरू हो गई थी और यह पाली भाषा और प्राकृत भाषा में भी शुरू हो गया था। अपभ्रंश में भी चलती रही, यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसकलिंग का कहीं कहीं अति सीमित रूप से प्रयोग मिलता है, किंतु सामान्य 2 लिंगों का प्रयोग अपभ्रंश की मूल विशेषता है। 2 लिंगों का अपभ्रंश और पाली और प्राकृत सब में 2 लिंग ही प्रयुक्त है। फिर है विशेषण। हिंदी के विशेषणों का विकास आमतौर पर संस्कृत की परंपरा के अनुसार ही हुआ। संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार विशेषणों का परिवर्तित होना अपभ्रंश में भी संस्कृत की तरह स्वीकार किया गया। इस काल में विशेष परिवर्तित संख्यावाचक विशेषणों के विकास किए हैं। कई संख्याएं ठीक उसी रूप में विकसित हो गई जिस रूप में आधुनिक हिंदी में मिलती है, जैसे 10, 12, 13, 18, 30 इत्यादि। कुछ संख्याएं लगभग आधुनिक हिंदी जैसे होने लगी थी, जैसे 1, 7, 11, 16 इत्यादि। फिर आ जाते हैं अपन काल संरचना। काल संरचना के संबंध में अपभ्रंश में 3 तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती है। इसमें वर्तमान काल आमतौर पर संस्कृत की परंपरा में चलता है। वर्तमान काल भूतकाल हिंदी की तरह क्रंदत्व के आधार पर चलता है, जबकि भविष्य काल में संस्कृत की परंपरा भी है और क्रंदत्व के आधार पर भी प्रयोग होते हैं। जैसे कि इसके अंदर यह है कि काल के अंदर की, जैसे अपभ्रंश के अंदर क्या होता है कि वर्तमान काल तो संस्कृत की तरह चलता है और भूतकाल है जो क्रंदंतों की तरह चलता है, परंतु जो भविष्य काल है वो संस्कृत और क्रंदंतु दोनों की तरह चलता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि स रूप तथा है रूप। उदाहरण श रूप चलिशई, है रूप चलिए। इसके अतिरिक्त परिवर्ती अपभ्रंश में एक तीसरा रूप विकसित हुआ है, बै रूप। और अभी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंदर यही बोला जाता है या इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलब, आइब, जाइब, खाइब इत्यादि बै का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर है सर्वनाम व्यवस्था। अब है सर्वनामों के रूपों में अपभ्रंश काल में जटिलता बनी हुई है, किंतु इनकी संख्या में काफ़ी कमी दिखती है। सर्वनाम में कुछ विकास ऐसे हुए जो सीधे सीधे वर्तमान हिंदी तथा हिंदी की कुछ बोलियों से मिलते जुलते, जैसे तुम्हें सर्वनाम का विकास इसके अतिरिक्त पूर्वी हिंदी की बोलियों में प्रयुक्त होने वाले कुछ सर्वनाम जैसे तुहार, महार इत्यादि भी इस काल में विकसित हो गए थे। इनके अतिरिक्त मई, तुहु, ते, तासु आदि सर्वनाम भी मिलते हैं। फिर है क्रियाएं। क्रिया में इस काल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। क्रियाएं कई आधारों पर विकसित होने लगी थी। कुछ नए धातु रूप विकसित हुए, जैसे उठ तथा बोल। वर्तमान क्रंदंतों पर आधारित कुछ नई क्रियाएं प्रचलित हुई, जैसे देखत और चाखत। प्रेरणार्थक क्रियाएं वर्तमान काल की पूर्वी हिंदी से मिलती, जैसे बैठाओ, पठाओ आदि। फिर आ जाते हैं अपन दूसरा हो गया। तीसरा है अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां। अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां शब्दावली के आधार पर निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती, जैसे कि इस काल में शब्द भंडार में सबसे अधिक मात्रा तद्भव शब्दों की थी, जो देशज शब्द दूसरे स्थान पर आ गए थे। तत्सम शब्द तीसरे तथा विदेशी शब्द अंतिम स्थान पर थे। तत्सम शब्द तीसरे थे तथा विदेशी शब्द अंतिम स्थान पर थे।
तद्भव शब्दों का सबसे अधिक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अपभ्रंश का विकास पूरी तरह से संस्कृत से परिवर्तनों के आधार पर ही हुआ। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: कम, धम, क्रिया, अज्जु, अज, अंशु। हिंदी की सारी संख्याएं भी तद्भव शब्दों में ही शामिल की जा सकती है, जैसे 12, 13, 10, 30, 18। फिर है अपभ्रंश का विकास विकेंद्रीकृत पद्धति से हुआ है, जिससे देशज भाषा के शब्द तेजी से विकसित हुए। आमतौर पर ध्वन्यात्मक शब्दों, गृहस्थी से संबंधित शब्दों तथा कुछ विशेष क्रियाओं में देशज शब्द दिखाई पड़ते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द किल किल, जल जल, कुण कुण। गृहस्थी वाले शब्द रस्सी, घूंघट, मुग्ग। फिर क्रियाएं थकई, थकता है, तड़पड़ई, तड़पता है। जैसे कि अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं मैडम, कि ये इस अपभ्रंश भाषा के अंदर ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो पहले जितने भी मेरे लेक्चर थे, हिंदी साहित्य का परिचय, फिर सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, ये सब मैंने विस्तार से पढ़ाए हैं। आप वो सब पहले पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये क्या है, मतलब लिंग क्या है, कारक क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, ये सब बाद में समझ में आएगा। जब आप ये सब विस्तार से पढ़ोगे तो आप पहले मेरे जो पहले वाले जो लेक्चर है ना, आप वो देखोगे, वो पढ़ोगे, वो वीडियो देखोगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले वाले वीडियो देखोगे। फिर है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द अपभ्रंश के आरंभिक काल में कम संख्या में थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ने के दो कारण थे। पहला यह कि परवर्ती अपभ्रंश के काल में ब्राह्मण वर्ग का पुनरुत्थान हुआ। दूसरा कारण यह था कि सरलीकरण की प्रक्रिया में कई शब्द इतने दुर्बोध हो गए थे कि उन्हें समझना तथा अन्य शब्दों से अलग करना संभव नहीं रहा था। उदाहरण के लिए संस्कृत के 4 शब्द सुप्त, शूद्र, सूक्त तथा शक्ति का अपभ्रंश में सूत हो गया। इसी प्रकार शुक, शुभ और शुद्धि तीनों शब्दों का अपभ्रंश में सुह हो गया। इसी वजह से शब्दों में अंतर करना कठिन होने लगा और इस समस्या को दूर करने के लिए पुनः तत्समीकरण की शुरुआत हुई। फिर अपभ्रंश के अंतिम काल में भारत में विदेशी संस्कृति के आगमन के कारण फारसी और अरबी के कुछ विदेशी शब्द भी शामिल होने लगे, जैसे तहसील, नौबती, रुमाल इत्यादि। आगे चलकर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। समग्रतः यही अपभ्रंश की भाषिक प्रवृत्तियाँ हैं और इन प्रवृत्तियों का महत्व इसी बात पर है। तो अपन आगे एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एऊ जिमु नगु है, गी उ भड़ सिरी खग न भगु, तीखा तुरिये ने माणिया गोरी गले ने लगू। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने सिर से तलवार को न तोड़ा हो, जिसने तेज घोड़े को नियंत्रित न किया हो तथा जिसने स्त्री से प्रेम नहीं किया हो, उसका जीवन बेकार है। तो ये अपनी अपभ्रंश की प्रवृत्तियां कंप्लीट हो गई। अब है अपभ्रंश के भेद। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेदों की चर्चा की है, जिसके कारण यह एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। मैं आपको इसका PDF दे दूंगी, आप PDF डाउनलोड करके ये सब खुद से पढ़ लेना। जैसे कि और कुछ विद्वानों के अनुसार जैसे कि नमी साधु तथा मार्कंडेय के नाम प्रमुख है और नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। मेन यही है कि नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद, उपनागर अपभ्रंश, आभिर अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश, ये किनके हैं, नमी साधु के। और मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकार में अपभ्रंश के 3 ही भेद माने, किंतु उनके द्वारा दिए गए नाम अलग है। उन्होंने भी 3 ही माने थे मार्कंडेय ने, पर उनके नाम अलग थे, जैसे कि नागर, उपनागर तथा वार्चड। और यह बताना कठिन है कि इन तीनों में क्या समानता है तथा क्या अंतर हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश संबंधी अपने अनुसंधान में यह निश्चित किया कि नमी साधु द्वारा वर्णित उपनागर अपभ्रंश और मार्कंडेय द्वारा वर्णित नागर अपभ्रंश सामान्यतः एक ही है।
जो नमी साधु द्वारा वर्णित उपनागर अपभ्रंश था और मार्कंडेय द्वारा वर्णित नागर अपभ्रंश, ये दोनों क्या है, एक ही हैं, जिन्हें परिष्ठित अपभ्रंश भी कहा जाता है। शेष चारों वेद की व्याख्या परमाणु के अभाव में नहीं कर सके। कुछ दूसरे विद्वानों ने मार्कंडेय द्वारा प्रस्तुत अपभ्रंश के तीनों वेदों का संबंध भौगोलिक क्षेत्रों के साथ निश्चय किया है। इस उनके अनुसार अपभ्रंश से पूरे उत्तर पश्चिमी भूखंड की भाषा थी, जिसके अंतर्गत नागर अपभ्रंश गुजरात में, उपनागर अपभ्रंश राजस्थान में तथा वार्चोड अपभ्रंश सिंध प्रदेश में बोली जाती थी। कुल मिलाकर प्रामाणिक सामग्री के अभाव में कोई निश्चित व्याख्या करना कठिन प्रतीत होता है। और अपभ्रंश के वेदों के संबंध में डॉक्टर तगारे का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भी अपभ्रंश के 3 वेद स्वीकार किए, यद्यपि इनके द्वारा दिए गए नाम भी अलग है। इनके द्वारा प्रस्तुत 3 वेद है, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। ये किनके द्वारा दिए गए, डॉक्टर तगारे के द्वारा दिए गए। तो पहला हो गया अपना पूर्वी अपभ्रंश। पूर्वी अपभ्रंश यह भाषा मध्य प्रदेश पूर्वी भाग में प्रयुक्त की जाती थी। इसमें सरहप्पा, कणहप्पा आदि सिद्धों का साहित्य मिलता है। पश्चिमी अपभ्रंश के इस भेद का संबंध गुजरात और राजस्थान से है। कालिदास के नाटकों के निम्न वर्गीय पात्र यही भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य की रचनाओं जैसे भविष्यत कहा तथा पाहुड़ दोहा में इनका प्रयोग हुआ। तीसरा है दक्षिणी अपभ्रंश। दक्षिणी अपभ्रंश संभवतः बरार आदि के उस क्षेत्र की भाषा जहाँ जैन कवियों ने रचनाएं की। कुछ विद्वानों जैसे नामवर सिंह ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया। जिन विद्वानों ने इस भेद को स्वीकार किया है वह जशहर चरिऊ, महापुराण तथा नाय कुमार चरिहू जैसे जैन रचनाकारों को इसका प्रमाण मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने जो अपभ्रंश को भाषा के स्थान पर भाषिक विकास की एक विशेष अवस्था मानते हैं, ने कुछ प्राचीन विद्वानों के माध्यम से अपभ्रंश के अनेक भेद स्वीकार किए हैं। उदाहरण के लिए विष्णु धर्मोत्तर के ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शैली भेद के आधार पर अपभ्रंश के अंततः अनंत भेद प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय ने स्वयं ये लिखा है कि कुछ लोग अपभ्रंश के 27 भेद मानते हैं। उन्होंने इन 27 भेदों के नाम भी प्रस्तुत किए हैं। किन्होंने कहा है, मार्कंडेय ने कहा है कि कुछ लोग अपभ्रंश के कितने भेद मानते हैं, 27। और उन्होंने 27 के जैसे कि वार्चड, वैदर्भ, उपनागर, नागर, लाट, पांचाल, मालव, आबिर, केकई, टक, पाणे तथा कोंतल जैसे भेद प्रसिद्ध हैं। अपभ्रंश को भाषिक विकास की एक अवस्था मानने वाले भाषा वैज्ञानिकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की चर्चा भी वांछनीय है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जैसे कि प्राकृत भाषा के अंदर भी उनके 5 भेद थे और उन्होंने वही प्राकृत भाषा वाले भेद ही इधर अपभ्रंश भाषा में माने हैं। जैसे कि 5 भेद थे, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी अपभ्रंश, पैसाची प्राकृत तो पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत तो महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत तो अर्धमागधी अपभ्रंश। स्पष्ट है कि भाषा वैज्ञानिकों में इन भेदों को लेकर पर्याप्त विवाद है। वास्तविकता यह है कि तो अपना ये पढ़ लेना, अपना ये कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। तो इससे यूपीएससी के अंदर 2007 के अंदर क्वेश्चन आया था, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। और वही वापस अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं 2 बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और कभी भी मतलब अब वापस आ भी सकता है। सो अगर 2021 में भी आ सकता है तो अपभ्रंश अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, अगर आपको रिवाइज करना हो तो कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अपन ने अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था पढ़ी, उसमें उसका विकास और अपभ्रंश की भाषा संबंधी विशेषताएं थी। ये 3 थी, ध्वनि संरचना, फिर थी अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना और फिर है अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना और अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ। तो ये अपना कंप्लीट। फिर अपभ्रंश के भेद पढ़े थे। अपभ्रंश के भेद अपन ने नमी साधु और मार्कंडेय
कवियों के द्वारा जो विद्वान थे उनके द्वारा उनके जो भेद थे वो पढ़े अपन ने। ठीक है, अगर तो ये अपना आज का कंप्लीट हुआ। कल अपन करेंगे अवहट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। अवहट क्या होगी? मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, कल अपन ये पढ़ेंगे अंतिम मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवहट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। ठीक है, अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और जिसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य हो तो प्लीज़, अगर आप नहीं तो आपके दोस्त कर रहे हो तो ये आपको ये वीडियो मतलब आपको मेरा ये लिंक उनको शेयर करें और उनको बताएं कि हाँ आप इससे कर सकते हो आसानी से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।